गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, पिछली वीडियो में हमने अपने वितान किताब के वितान 12वीं की वितान किताब का हमने तीसरा पार्ट शुरू किया, अतीत के दबे पांव, जिसमें हमने उस समय जब पाकिस्तान में जो हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई उसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। तो ये अतीत मीन्स हमारा भूतकाल में जो भी खोज करने पर चीज़ें मिलती हैं भूतकाल की, वो हमारे लिए ज्ञानवर्धक होती हैं, जिसके कारण हमें वहाँ की परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। उस समय कैसी सभ्यता थी, किस प्रकार लोग आपस में रहते थे और आपस में क्या क्या काम करते थे। उनके जो निशान हैं, चिन्ह हैं, उन चिन्हों से हमें उनकी सभ्यता का पता चलता है, उनकी कारीगरी, शिल्प कला आदि का पता चलता है। किस प्रकार वे पत्थरों के सबूत बनाते थे, वहाँ पर रहते थे। हड़प्पा जो ये आपकी मोहनजोदड़ो गांव है, हड़प्पा संस्कृति की जो खोज है वो वहाँ पर हुई, जो आज से कई साल पहले है। इसकी हर एक चीज़ लेखक ने बताया है कि आज म्यूज़ियम में उसकी शोभा बढ़ा रही है। और इसके साथ साथ लेखक हमें ये भी कहता है कि वहाँ पर बौद्ध सपूत, एक चबूतरे पर वो लोग रहते हैं। चबूतरे ज़मीन का उठा हुआ भाग, वहाँ पर रहते हैं क्योंकि आसपास नदियों का पानी जल्दी ही भर जाता है, जिसके कारण ऊंचे चबूतरों पर रहकर वो अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ पार्ट पहले का हिस्सा कर चुके हैं, आगे मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। वो कहते हैं, सभी अहम और सब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। जो उनकी पश्चिम डायरेक्शन है, दिशा है, उसमें प्रसिद्ध इमारतों के खंडर व चबूतरे हैं, जिससे पता चलता है कि सारी बड़ी बड़ी इमारतें पश्चिमी दिशा में थी। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। यह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना गया है। कि वहाँ पर एक अनुष्ठानिक महाकुंड है। महाकुंड मीन्स जो बहुत बड़ा कुंड जिसमें हम हवन वगैरह करते हैं, और ये अपना अद्वितीय है, जो वास्तु कौशल जिसके ऊपर अलग अलग चित्रकारी करके उसको काफ़ी सुंदर बनाया गया है, और उसको वो अपने समय का अकेला ही ऐसा माना गया। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप में बहुत नज़दीक बचा रह सका है, कि जो जैसा था वैसा का वैसा ही है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है कि ये थोड़ा सा वैसे का वैसा बचा हुआ है, बाकी चीज़ें तो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। उजड़ी में ख़त्म हो जाना, जिसमें हम अपनी कल्पना का मिश्रण करके उन चीज़ों को जोड़ के कारण हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वो क्या करते होंगे या इसको किस रूप में प्रयोग करते होंगे। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर निगम इस नगर को, शहर को किस प्रकार से निर्माण करते हैं, नगर में किस प्रकार से किस तरफ क्या होना चाहिए, कैसी सड़कें होनी चाहिए, कैसी नालियाँ होनी चाहिए। नालियाँ वहाँ की बहुत बड़ी थी, जिसके कारण वहाँ गंद नहीं होता था, काफ़ी साफ़ सुथरी सभ्यता मानी जाती थी। तो नगर नियोजन में ये एक बहुत मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो नीचे हमें इन चीज़ों से पता चल जाता है। इमारतें भरे खंडरों में बदल चुकी हैं, मगर शहर की सड़कें और गलियां के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। कि चाहे इमारतें खंडर बन चुकी हैं, लेकिन उसकी जो सड़कें और गलियां हैं, इसको सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि किस प्रकार की सुंदर व्यवस्था थी। वहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी और फिर आड़ी। पहले तो वो सारी की सारी सड़कें बिल्कुल सीधी हैं और फिर आड़ी हैं, तिरछी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के अनुसार हम इसको ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का
कॉलोनियों में हमें बड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहर नीरस में जिसमें रस ना हो, कि आज की रहन सहन में जो कॉलोनियाँ हैं उसमें जीवन नीरस सा रह गया, हर कोई आत्म केंद्रित है, अपने तक सीमित हो गया, इसलिए जीवन में रस बचा ही नहीं है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगी है, कि शहरों में जितना नियोजन होता है उसमें भी अराजकता है, कि जितनी हम उन्नति करते जा रहे हैं उतना ही हमारा पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। तो ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, और जो चंडीगढ़ है आज के टाइम में और इस्माइलाबाद, ये उसी शैली ग्रिड शैली के निर्माण से ही आज के समय में बनाए गए हैं, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसी के रूप हैं। लेकिन इनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश देती है, इस पर बहुत शंका प्रकट होती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला के आखिर कितनी भूमिका थी, कि वो बहुत सुसंस्कृत समाज की स्थापना करते हैं और उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी, ये हमें आगे पता चलेगा। तो आगे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि सपूत वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती। गढ़ में बड़े बड़े जहाँ पर सेनापति या फिर जो कार्य को संभालने वाले रहते थे, और उसके बिल्कुल सामने बस्ती थी जिससे उनकी पूरी नज़र उस पर जा सके। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती थी, सिंधु नदी। पूर्व की इस बस्ती के दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। अगर इससे हम पश्चिम की तरफ पीछे घूम जाएं तो हमें क्या है, मोहनजोदड़ो के खंडर दिखाई देते हैं। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का झमघट में जमावड़ा है, वह कामगारों की बस्ती है। वहाँ पर जो दक्षिण में है वहाँ पर कामगारों की बस्ती है, जहाँ पर लोग काम करते थे। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की जो इत्र बनाने का काम करते थे। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, संपन्न समाज में जो उच्च में संपन्न समाज था उसमें वर्ग भी बनाए गए थे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? क्या इसमें निम्न वर्ग नहीं था? अर्थात सभी एक जैसे थे। कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल तक टिक सकें, और इसको ये माना गया कि जो छोटी जाति के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, उनके घर मजबूत नहीं थे, जिसके कारण हम उनको आज तक उसको 5000 साल बाद देख सकें और वो टिक सकें, इसलिए उसका कोई हमारे सामने निशान नहीं मिला है। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, कि 100 साल में आज तक हम सिर्फ 1/3 1/3 पार्ट की खुदाई कर सकते हैं, और बाकी अभी पार्ट बाकी है। तो कह सकते हैं कि वह, और यह भी अब जो खुदाई है वो बंद हो चुकी है, कि आगे खोज ही करने की कोशिश ही नहीं की। तो जो पार्ट बचा हुआ है उसमें निम्न वर्ग का भाग हो सकता है। हम पहले सपूत के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। वो अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि सपूत के टीले से महाकुंड की विहार की ओर उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, जो ये जा रही है। इसके आगे महाकुंड है, ये शायद देखते हैं। इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सयास है कि संयोग है कि धरोहर के प्रबंधकों ने इस गली का नाम दैव मार्ग में डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता के सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। सामूहिक स्नान करते थे सारे मिलकर इकट्ठा, और वो किसी न किसी अनुष्ठान महायज्ञ का अंग माना जाता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, जो ये बीच में है। जो महाकुंड है वो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट है, और कुंड में उत्तर और दक्षिण की सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरी हैं, आने जाने के रास्ते हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। ये 3 जो साइडें हैं, इस तरफ साधुओं के कक्ष हैं।
और उत्तर में 2 प्रांत में 8 स्नान घर हैं। उत्तर में 2 प्रांत के 8 स्नान घर हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। और इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। जो स्नानागार हैं उनके सबके दरवाजे अलग अलग खुलते हैं, कोई सामने नहीं खुलता एक दूसरे की। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है और उस समय जो वास्तुकला थी उसका ये एक अद्वितीय नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आ सके, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटें के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है और कुंड में पानी का भी बंदोबस्त कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, तो एक कुएं से सीधा ही कुएं उसमें पानी आता है, उसका खास इंतजाम किया गया है। दोहरे घेरे वाला एक अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र तथा अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड में पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी हुई हैं। हर चीज़ पक्की ईंटों से बनी है जो पानी के बीच में या पानी के आसपास है, ताकि वहाँ पर जो है पानी इकट्ठा ना हो सके और उसको अच्छी तरह से बाहर निकाला जा सके, गंदगी ना हो सके। पक्की और अपक्की और आकार के समरूप घुसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और साहित्यकार जोर देकर करते हैं कि वहाँ पर नालियाँ भी ढकी हुई होती थी ताकि गंद इधर उधर ना फैले और सभी वहाँ पर जो पानी की निकासी का खास प्रबंध था, जिसके कारण लोग शुद्ध पानी का प्रयोग करते थे और अशुद्ध पानी को सीधा बाहर निकाला जाता था और उसको ढक कर रखा जाता था ताकि मच्छर वगैरह ना फैले। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता कि पानी निकालने का, जो गंदा पानी निकालने का इतना व्यवस्थित ढंग से बंदोबस्त तो पहले कभी सुनाई भी नहीं दिया कि इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। गढ़ में जो वहाँ पर गढ़ है जहाँ पर लोग रहते हैं उनकी परिक्रमा की। तो कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में करमिस टैक्स के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण में रूप खासकर चौकियाँ और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जा सकता। कयास मीन्स अनुमान। जल निकासी का उन्नत प्रबंध, ये कि जल कैसे बाहर निकलता था, पक्की ईंटों से बनी हुई है, ये यहाँ पर दिखाया गया। तो उस समय इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे हवादार कमरे हैं वहाँ पर उनको ढक कर रखा गया है, इसमें क्या है, जल निकालने का प्रबंध होगा। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का उनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा कि वहाँ ढलान के रूप में एक उत्तर में एक गली बनाई गई है जिससे ऐसा लगता है कि बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ये इसके साक्ष्य प्रमाण मिले हैं और उसमें ढुलाई है, मतलब कि निवान है जिससे बैलगाड़ी को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना आसान होगा, आवागमन करते होंगे। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है और ऐसे ही कोठार हड़प्पा संस्कृति में भी पाए गए हैं। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी, कि ये हमें सिद्ध हो चुका है कि उसमें सिर्फ व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों का यह माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उनका आयात करते थे। अन्न सिर्फ अपने खाने के लिए ही नहीं उपजाते थे, वो आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया, कि बिना मूल के साबित कर दिया, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, कि उस समय की जो सभ्यता थी वो खेतीहर थे, खेती करते थे, और पशुपालक थे, पशु पालते थे। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, कि लोहे का प्रयोग कम होता था लेकिन पत्थर और तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में था। पत्थर सिंध में ही था।
तांबे की खानें राजस्थान में थी। इसके उपकरण खेती बाड़ी के में प्रयोग किए जाते थे, बस जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक एवं लकड़ी के उपकरण, चकमक में आग, लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब ने के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं कि उस समय कपास, गेहूँ, जौ और सरसों, चने की खेती भी होती थी। यह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। अर्थात ये बहुत ही अच्छा युग था जिसमें सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ये सूखे में ढल गया और ये सूखता चला गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों में बेर जमा करते थे। कपास की खेती होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें, सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया के सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो के सपूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला है। छालनी और ऊन होते हैं, वहाँ सुमेर में आयात होते हैं। शायद सूत उनको निर्यात होता था, जैसा कि बाद में सिंध के मध्य एशिया और यूरोप की सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया और शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिला है कि मिला जुला, अर्थात उस समय सरसों की खेती की जाती थी, कपास की जाती थी, कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, उनकी रंगाई भी की जाती थी। तो इस प्रकार इन सब से पता चलता है कि वो एक उन्नत सभ्यता थी जिसमें वो अपना खुद सब काम करते थे और सारे के सारे कार्य में आयात और निर्यात किया जाता था ताकि अपने कार्य को और खुद को सक्षम बनाया जा सके। और आज की तरह ही उस समय भी सब कुछ संभव था। आज यहाँ तक ही, बाकी हम अगली वीडियो क्लिप में करेंगे। धन्यवाद।